हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एटलस एकेडमी चैनल पे। और आज फिर हम आपके लिए एक वीडियो जो है लेके उपस्थित हुए हैं जो पिछले UPSSC की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पे आधारित है। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आज हम लोग जो है चलते हैं सामान्य विज्ञान का डिस्कशन, और फिर कल हम लोग कोई स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आएंगे। तो ऐसे ही हम लोग जो है जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक एक सीरीज चलाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक, तो आइए चलते हैं, हम लोग ले लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि भाई प्रतिबल की इकाई क्या है। प्रतिबल को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ये इलास्टिसिटी से संबंधित एक प्रश्न है फिजिक्स का। तो हम लोग यहाँ पे प्रतिबल की बात लिखें, स्ट्रेस इसे हम लोग कह देते हैं। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो है ये आ जाता है। इसी को पास्कल कह देते हैं, पास्कल कह देते हैं। ठीक है, तो ये पास्कल जो है ये सही हो जाएगा। पास्कल एक ब्लेज पास्कल इनका पूरा नाम था, फ्रांस के ये वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले कैलकुलेटर का आविष्कार किया है। तो कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन है? तो ब्लेज पास्कल। और स्ट्रेस का मात्रक भी हम लोग कहें क्या है? तो पास्कल। ठीक है, तो अगला हम लोग ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रेशम का संबंध किससे है? तो देखिए, रेशम को हम लोग इसमें पूछा जाए कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो फाइब्रोइन प्रोटीन होती है। रेशम के कीट को हम लोग कहते हैं बॉम्बिक्स मोराई। रेशम कीट का संबंध सेरीकल्चर से है। किससे? सेरीकल्चर से। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। पिसीकल्चर जो है वो मछलियों के संवर्धन से संबंधित है। हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। तो सेरीकल्चर किससे? रेशम की। रेशम के कीट को हम लोग सहतूत के पेड़ पे पालते हैं। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? कहेंगे रेशम से। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी का संबंध किससे है? तो देखिए, ऑस्टियोलॉजी हम लोग कहते हैं अस्थि विज्ञान। तो जाहिर सी बात है हड्डियों से संबंधित हो गया ये। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी की। अगला हम लोग ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, हमारे शरीर का जो निर्माण है वो प्रोटीन के द्वारा अगर विशेषकर होता है। इसे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल क्या हो गया? प्रोटीन। तो हम लोग कहें कि भाई जो है प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक हम लोग खाद्य पदार्थ में हम लोग कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं ये सब। ठीक है, जो खनिज पदार्थ हैं ये अकार्बनिक होते हैं, और ऊपर वाले ये तीनों हैं वो कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा की बात अगर करें हम लोग यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा हमें 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में कहें तो वसा से होती है, और शरीर को जो 60 से 70% ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से। अगला प्रश्न ले लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा कीट वर्ग जो है ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा वर्ग है। अब आर्थ्रोपोडा से संबंधित एक क्लास होता है। तो सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा वर्ग पूछा जाए तो इंसेक्टा। इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी कहते हैं। तो एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि भाई कीट वर्ग को हम लोग हेक्सापोडा कहते हैं। हेक्सा का मतलब 6 और पोडा का मतलब लेग्स। तो ये देखिए 6, अब यहाँ लिखा भी है इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। सही है। अब इसमें करना क्या है? गलत कथन की पहचान करनी है। और आर्थ्रोपोडा जो है उसको जॉइंटेड लेग्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। अगर हम लोग कहें ये भी सही है। अब 2 पॉइंट हमें पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से एक सही है एक गलत है। तो आप देखें भाई, इनके प्रत्येक शरीर खंड में 1 जोड़ी पैर होते हैं। नहीं, ये तो खैर नहीं ठीक है। इनके वक्षी खंडों में पैर विद्यमान रहते हैं, ये सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ये। और हेक्सापोडा को कहते क्या है? हम लोग कहेंगे कि भाई इंसेक्टा वर्ग, और इसमें 3 जोड़ी पैर 2 जोड़ी पंख होते हैं। ये पृथ्वी पे पाए जाने वाले 12 लाख प्राणियों में 8 से 9 लाख जातियां इसी वर्ग से आती हैं। सबसे पुराना कीट पूछा जाए तो क्या है? कहेंगे काकरोच है। ठीक है, और कौन सा कीट है जो मनुष्य के लिए अभिशाप है? तो मक्खी है। ठीक है, और रेशम कीट का नाम क्या है? बॉम्बिक्स मोराई। अगर कहा जाए कौन से अगर मच्छर की 3 वैरायटी हैं उनसे कौन कौन से रोग, तो हम लोग कहेंगे क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स किस रोग का वाहन मतलब जो है किस रोग को फैलाती है? तो फाइलेरिया।
फिर अगर कहें कि फीमेल एनाफिलीज तो मलेरिया, फीमेल एडीज़ तो डेंगू फीवर। तो ये मच्छर हो गए, ये सब जितने भी हैं ये सब इंसेक्टा में आते हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये भी रहता है कि जो सूर्य से जो विकिरण आती है या कहें अंतरिक्ष से जो विकिरण आती है उसको कौन कीट जो है वो न्यूट्रलाइज कर लेता है या कहें उसको वो उस पर असर नहीं होती। तो विकिरण का प्रभाव किस पे नहीं होता है? तो कॉकरोच की ऊपरी सतह काइटिन की बनी होती है, इस वजह से उसे इस तरीके के विकिरण से कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? मतलब जो हम खाते पीते हैं तो हम डाइजेशन के से संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है। पूछ रहा है 90% का जो सोखना मतलब एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो देखिए भाई, छोटी जो आंत है इसमें जो है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो खाद्य पदार्थों का अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में छोटी आंत में हो जाता है। पानी का अवशोषण या खनिज का थोड़ा बहुत अवशोषण वो बड़ी आंत में हो जाता है। और बाकी अगर हम लोग कहें कि ज़्यादातर जो है पानी तो अगर हम लोग कहें वो पेट से ही हमारा एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, लेकिन खाद्य पदार्थों का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में, बचे कुछ एक खनिज और जल का अधिकतम अवशोषण बड़ी आंत से, ठीक है। तो और पाचन प्रक्रिया की शुरुआत मुख गुहिका से होती है, ठीक है। तो ये प्रश्न, और पाचन किन चरणों में पूर्ण होता है? तो 5 चरणों में। पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर ईजेशन। मतलब कि अंतःग्रहण पहले भोजन का, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, फिर ईजेशन मतलब मल त्याग हो जाएगा। ये 5 चरण होते हैं पाचन से संबंधित। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है कि भाई लाल रक्त जो है वो दिखाई देने का कारण हीमोग्लोबिन है। ये कहाँ होता है? आरबीसी में अच्छी मात्रा से में भरा होता है, इस वजह से रक्त लाल दिखाई पड़ता है। और हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? तो कहेंगे हीम, इसे आयरन, और प्लस ग्लोबिन। यहाँ पे जो हीम है वो +2 मतलब फेरस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और ये लाल रक्त दिखाई कुछ प्राणियों में अगर हम लोग कहें तो नीला रक्त भी होता है, जैसे ऑक्टोपस, उसमें हीमोसाइनिन होता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है। कुछ में हम लोग कहें कि भाई हम लोग सफ़ेद भी कहते हैं, कॉकरोच की बात आती है, हीमोलिम्फ उसे कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखें कि कहाँ पे लाल है, कहाँ पे नीला है, और सफ़ेद की बात, ठीक है। अगला देख लेते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या, देखिए अगर पुरुष की बात करें तो उसमें वैल्यू होती है लगभग 5 से 5.5 लाख के आसपास। और अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए क्या कहना चाहिए, मेल में अगर हम लोग कहें तो 5.0 से 5.5 मिलियन, मतलब कि अगर हम लोग कहें 50 लाख के आसपास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। और फीमेल की बॉडी में अगर कहें तो 4.5 से 5.0 मिलियन ये पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती वैल्यू। तो ये देखिए 4.5 से लगभग 5.5 तक रहता है। तो इसमें यही एक ऑप्शन सी वाला हमें मिल गया, ठीक है। तो ये ही है हीमोग्लोबिन का अगर हम लोग कहें कितना वैल्यू रहती है तो 12 से वो लगभग 16, 17, 18 ग्राम तक हम लोग उसको नोटिस करते हैं। और फीमेल बॉडी में 11 से लगभग 14, 15 तक, ठीक है। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन और ये आरबीसी जो ये जो आरबीसी है, अगर हम लोग कहें लाल रक्त कणिकाएँ, इनका जीवन काल भी आप याद रखें 120 दिन, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। ये देखिए अति निष्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात की जा रही है। और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो ये नेफ्रॉन में होती है। और नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहेंगे भाई गुर्दों में मिलते हैं। तो जो किडनीज़ हैं उनमें जो है 10 से 12 लाख पर किडनी जो है नेफ्रॉन्स होते हैं। ये छोटे छोटे से हम इनको छन्नी कह सकते हैं, इनसे ही रक्त की छनाई होती है। यहीं पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस पाई जाती है। इसीलिए अगर पूछा जाए, अगर एक प्रश्न आता है कि गुर्दे की निष्पंदन इकाई को क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, तो हम लोग
उसे कहेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ मिलते हैं? तो भाई गुर्दे में मिलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? मूत्र निर्माण से संबंधित, गुर्दे में भाई रक्त की छनाई होके फिर क्या होता है कि भाई यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरेटर से यूरिन कहाँ स्टोर होती है? कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर वहाँ से पास आउट किसके माध्यम से? यूरेथ्रा के माध्यम से हमारी बॉडी से निकल जाती है, ठीक है। यूरिन का पीएच मान जो है 6.0 होता है, ठीक है। एसिडिक नेचर का होता है, उसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। और अगर हम लोग कहें हल्का सा जब पीला यूरिन निकलने लगा तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण यूरिन का कलर हल्का सा पीला हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होती हैं? तो देखिए ये जो ब्रेन है हम लोगों का, इस तरीके से अगर हम लोग बनाएं और ये रीढ़ के अंदर से जो है स्पाइनल नर्व निकलती हैं, ठीक है। तो ये टोटल अगर हम लोग स्पाइनल कार्ड की बात करें, ये यहाँ से यहाँ तक होता है, ये लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर का स्पाइनल कार्ड होता है। रीढ़ की हड्डियों के अंदर ये केवल मेन केबल पड़ी हुई है और ये ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन के अगर हम लोग कहें मुख्य 3 भाग हैं, ठीक है। तो अग्रभाग, मध्य भाग और जो है पश्च भाग कह देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो है भाग इसका है वो है अगर हम लोग कहें कि भाई सबसे बड़ा जो भाग इसका है वो सेरेब्रम है, उसी से हम लोगों में बुद्धिमत्ता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं उनको हम लोग कह देते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व की जो संख्या है वो है 12 जोड़ी, 12 पेयर। और यहाँ जो स्पाइनल नर्व से इस तरीके से निकलती हैं इनको कह देते हैं स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व की जो संख्या है वो होती है 31 पेयर, और स्पाइनल कार्ड की जो लेंथ होती है वो होती है इतनी भाई 42 से 45 सेंटीमीटर। तो ये 31 जोड़ी होती हैं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, 12 जोड़ी होती हैं कपाली तंत्रिकाएं। इन्हीं से पूरे शरीर में जो है हमारे सेंसेशन होता है, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व की संख्या 31 पेयर। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे चलते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य। तो देखिए हमारे शरीर की एकमात्र जो ग्रंथि जो है जिसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कह देते हैं, जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी बनाती है, उसे अग्नाशय कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं, एक बहिर्स्रावी एक अंतःस्रावी। बहिर्स्रावी ग्रंथियां एंजाइम्स बनाती हैं ज़्यादातर और अंतःस्रावी हार्मोन्स बनाती हैं। दोनों जो काम करने लगे उसे मिश्रित कह देते हैं, ये अग्नाशय है, इसे हम लोग पैनक्रियाज भी कहते हैं। तो पैनक्रियाज कहाँ पे है? पेट के नीचे ये पत्ती जैसी एक ग्रंथि होती है, द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की है, ठीक है। इसमें इंसुलिन यहीं बनता है और इंसुलिन बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उनको बीटा सेल्स बोलते हैं हम लोग, बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। वहाँ से वो बनता है इंसुलिन, ठीक है। तो और बाकी पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। थायराइड हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है, तो इससे ग्रोथ होती है। और ये जो अधिवृक्क है ये एड्रीनल, ये गुर्दे के ऊपर पाई जाती है, इससे एक एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन या गुस्सा दिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड, तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी का। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है पूरा, ठीक है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों से विशेषकर, देखिए पशु उत्पादों से विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। अगर इसमें अगर एक क्या कह दिया जाए कि बी कॉम्प्लेक्स में अगर पूछा जाए तो विटामिन B12 है। अगर ये ऑप्शन ना होके यहाँ पे अगर लिखा होता है A B C D तो हम D लगा देते, क्योंकि देखिए डेयरी उत्पादों में D हमें अच्छी मात्रा में मिलता है। बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये विटामिन B12, ठीक है। अगला ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं प्रश्न को, काफ़ी बड़ा प्रश्न लग रहा है, ठीक है। तो इसमें भाई भरना है में प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन। देखिए बीटा कैरोटीन, गाजर में सुनहरा रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है, और विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। बाप रे, बहुत ज़्यादा इसमें तो मटेरियल मिल रहा है। तो बताएं इसमें कौन सी चीज़ है? तो पहला हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, दुग्ध उत्पाद, बेरी, गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग,
साबुत अनाज। तो अगर ये सब हमको चाहिए तो देखिए यहाँ से गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग में बीटा कैरोटीन भी हो जाएगा, कैरोटीनॉइड भी मिल जाएगा, विटामिन सी भी मिल जाएगा, फोलेट भी मिल जाएगा। फोलेट का मतलब जो है आयरन, ये मैग्नीशियम सब इसी में मिलेगा। दूध उत्पाद में आयरन नहीं मिलेगा। बेरी वगैरह फल है तो उसमें इस तरीके की इतनी मटीरियल नहीं मिलते हैं भाई, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। खून बनाने के लिए भी ये सब चीज़ें बहुत उपयोगी हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न ठीक है, काफ़ी कुछ पूछ लिया इसने, ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग? विटामिन डी क्या करता है कि हड्डियों पे कैल्शियम जमा करने में मदद करता है, और इसकी जब कमी हो जाएगी तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। बच्चों में अगर ऐसा रोग हो जाए तो उसे रिकेट्स कह देते हैं, इसी को सूखा रोग कहते हैं। बड़ों में अगर इस तरीके की दिक्कत आ जाए तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? रिकेट्स। स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी से। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए से। पेलाग्रा किससे होता है? तो बी कॉम्प्लेक्स में एक विटामिन B3 है जिसे नियासिन कह देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। बिडॉल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बिडॉल टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है? बड़ा फेमस है। कभी भी अगर बुखार वगैरह जब ज़्यादा आने लगता है तो फिर पहले क्या है, एमपी पैरासाइट, मतलब कि अगर हम लोग कहें मलेरियल पैरासाइट एमपी टेस्ट कराते हैं तो उससे मलेरिया का पता चलता है। जब देखते हैं कि वो नहीं है भाई मलेरिया तो बिडॉल टेस्ट करा लेते हैं। तो बिडॉल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। हैजे के लिए भाई क्या है कि इसे कॉलरा भी कह देते हैं। बैक्टीरियो कॉलरी बैक्टीरिया होता है, वो इस रोग उत्पन्न करता है। प्रदूषित जल और खाद्य पदार्थों से ये बैक्टीरिया हम लोगों के शरीर में आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा चोक कर देता है, उल्टी दस्त आने लगते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो बिडॉल टेस्ट किसके लिए? कहेंगे टाइफाइड के लिए। टाइफाइड का अगर कहा जाए कि दूसरा जो नाम है जो हम लोग घरों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, मियादी बुखार, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आंत्र शोध। अब देखिए तो आंत्र समझ में आ रही है, शोध का मतलब स्वेलिंग आ जाना। तो इसे अगर पूछा जाए कि टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है तो हम लोग कहेंगे आंतें प्रभावित हो जाती हैं। और ये बढ़िया प्रश्न है, और ये टाइफाइड का पता बिडॉल टेस्ट से लगाते हैं। और इसका बैक्टीरिया जो होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफोसा, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल मतलब सेवन से होता है? तो जो जल हमने कहा अभी पिछले प्रश्न में ही कहा कि प्रदूषित जल या खाद्य पदार्थों से कौन सा रोग हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे हैजा। देखिए मलेरिया किससे हो रहा है? मादा एनाफिलिज के मच्छर से। फ्लू किसी भी हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है। टीबी भी ये सांस की अगर हम लोग कहें इसको टीबी ट्यूबरक्लोसिस कह देते हैं। जब किसी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के कांटेक्ट में हम लोग आते हैं, वो खांसता है तो हज़ारों बैक्टीरिया छोड़ता है और वही हम लोगों को संक्रमित कर जाते हैं। और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं, इससे मस्तिष्क भी प्रभावित हो जाता है, हड्डियां भी प्रभावित हो जाती हैं। तो पल्मो टीबी, ब्रेन टीबी और बोन टीबी होता है, ठीक। इसका जो बैक्टीरिया है को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कहते हैं, ठीक है। इस टीबी वाले बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतया जड़ परजीवी है? तो देखिए भाई ये टोटल रूट पैरासाइट की बात की जा रही। तो टोटल रूट पैरासाइट ओरोबैंकी होता है। ये पैरासाइट होता है, ये जो क्रूसीफेरी फैमिली है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई ऑयल फैमिली, ये जो सरसों वगैरह है, ये सरसों के पौधों को जो है लग के और उनके आकार को छोटा कर देता है। और ये एक तरीके से परजीवी है, उनका भोजन स्वयं खा के और अपनी कॉलोनी अपने आप को बढ़ा लेता है। और ये पौधे छोटे रह जाते हैं, सरसों वगैरह हुए, टमाटर हुए, सब पे लग जाता है। बहुत सी फसलों को ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। एक तरीके से खरपतवार भी हम कह सकते हैं। ये अमरबेला, ये कसकटा इसे कहते हैं। टोटल स्टेम पैरासाइट, ये क्या है? स्टेम पैरासाइट है, तना पे परजीवी है, ये जड़ पे परजीवी है, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन से हिस्सा शामिल होता है? तो देखिए जो पत्तियां होती हैं उनके किनारे किनारे जो है एक प्रकार के हम लोग कहें कि स्टोमेटा पाए जाते हैं, ऐसे पत्तियां हैं। तो देखिए इनके किनारे किनारे क्या है, इस तरीके के स्टोमेटा होते हैं। इनसे ही इन पे गार्ड सेल लगी रहती हैं और यहीं से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन निकलती है, यहीं से पानी भी निकलता है। देखिए
यहाँ से पानी भी निकलता है, तो स्टोमेटा अगर ज़्यादा खुले रहें तो उससे जो है वो पानी ज़्यादा निकल जाता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया किनसे होती है? स्टोमेटा से। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो जाहिर सी बात है पौधे का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो स्टोमेटा खुल जाते हैं और उससे पानी निकलता रहता है, जिससे कि उन पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो पत्तियों के द्वारा वाष्पीकरण होता है, तने में ये स्टोमेटा नहीं होते हैं, जड़ में नहीं होते हैं। तो कहाँ से अगर कहा जाए पौधे अपने शरीर का तापमान नियंत्रित किससे करते हैं? वाष्पीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो कहेंगे स्टोमेटा के माध्यम से होती है, ये पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला हम लोग ले लेते हैं प्रश्न। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा था? तो कहेंगे देखिए इसका जो पहला अगर हम लोग कहें कि सबसे पहले एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस। ये सॉइल बैक्टीरिया है, मतलब मृदा में पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया जो है वो नेचुरल इंसेक्टिसाइड मतलब जो है प्राकृतिक कीटनाशक पदार्थ उत्पन्न करता है। जब वैज्ञानिकों ने देखा ये बैक्टीरिया अपने आप कीटनाशक पदार्थ उत्पन्न करता है तो हम लोग बाहर से कीटनाशक पौधों पे डालते थे। कपास है, इसमें सेलुलोज होता है और पौधे जो कीट होते हैं वो सब सेलुलोज खा जाते हैं। जो किसान होते हैं उनको कपास मिलता नहीं था, बेचारे इंसेक्टिसाइड डालें तो महंगा केमिकल। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका वो जीन निकाला जिससे ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड उत्पन्न करता था। कपास के पौधे में एक जीन हटा के, या कहें कुछ जीनों को जो खराब जीन थे उनको हटा के एक तरीके से हाइब्रिड प्रजाति बना दी गई। ठीक है, तो ये संकर प्रजाति जो बनी उसका नाम दिया गया बीटी कपास। बीटी कपास जब जो है भाई ये पौधा जब उगाया गया तो उस पे पौधे ने अपने आप प्राकृतिक रूप से कीटनाशक निकालना शुरू कर दिया। उस पे कीट नहीं लगे, कपास नहीं खा पाए, ढेर सारा कपास हुआ और जो किसानों की अच्छी आय बढ़ी। तो इसको जो है तुरंत प्रचलन में ले लिया गया। ठीक है, हमारे देश ने इसे स्वीकार भी लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब देखा गया कि बैंगन में भी कुछ कीट लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, अंदर से सड़ा देते हैं, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, बीटी बैंगन भी बना डाला। ठीक है, तो चूँकि हम इसे खाते हैं तो हमारे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हुई है, वन मंत्रालय, तो उन लोगों ने जब भाई देखा कि बैंगन खाया जाता है, हो सकता है इस बैक्टीरिया से कोई ऐसा केमिकल हो जो बॉडी को प्रभावित करे। कपास तो हम लोग बो देते हैं, उससे कपास निकाल के वो हम खाते नहीं हैं, तो यहाँ खाया जाता था, तो इस पर हमारे देश ने रोक लगा दी। ठीक है, तो पहला व्यावसायिक रूप से जारी आनुवंशिक तो हम लोग तो कहेंगे बीटी कपास है, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बीटी बैंगन को अभी हमारे देश ने नहीं स्वीकारा है। ठीक है, अभी ये बीटी बैंगन जो है चलन में नहीं है। सुनहरा चावल जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो मनीला में है। तो वहाँ पे वैज्ञानिकों ने क्या किया, गाजर में होता है बीटा कैरोटीन, अभी मैंने बात की थी। ठीक है, तो जो बीटा कैरोटीन को जीन निकाल के चावल के साथ जो है मर्ज कर दिया गया, तो उससे चावल का रंग भी जो है वो सुनहरा हो गया। तो इसे गोल्डन राइस कहते हैं। इसमें अब बीटा कैरोटीन क्या करेगा, विटामिन ए बनाएगा। तो ये कौन सा चावल है जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है? सुनहरा चावल। ये भी ट्रांसजेनिक, इनको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या हमसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं और इसमें ये हम इसको सही जो है बताएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न का आंसर बीटी कॉटन। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ मापदंड नहीं है? तो देखिए ये पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ मापदंड नहीं है, मतलब कि अगर हम लोग कहें कि भाई दूषणकारी तत्व से मुक्त, ये तो है। खनिज पदार्थों से युक्त बहुत अच्छा है। स्वादिष्ट, हाँ ठीक है, जब उसमें खनिज होंगे तो स्वाद भी उसमें होगा। एसिडिक पीएच, ये नहीं, क्योंकि पीएच जो जल है वो उसका न्यूट्रल होना चाहिए, उसका पीएच 7 होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही नहीं माना जाएगा। अगला ले लेते हैं, दूध से दही बनना। तो देखिए दूध में जो केसीन प्रोटीन होती है जिससे दूध सफ़ेद होता है। ठीक है, तो अगर कैल्शियम की उपस्थिति में जो है ये क्या कहा जाता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट बना देता है। ठीक है, पैराकैसिनेट। तो ये जो कैसिनेट जो है बनता है, इसी को हम लोग दही कह देते हैं। दही ये मिल्क प्रोटीन है, इसके कारण दूध सफ़ेद होता है। दूध सफ़ेद क्यों होता है?
कहेंगे कैसीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध सफ़ेद होता है, और ये कैल्शियम की उपस्थिति में, और इसमें एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। लैक्टोबैसिलस लैक्टाई जो है वो क्या करता है, इस दूध की कैसीन प्रोटीन को किस में बदल देता है, कहेंगे कैल्शियम पैरा कैसीनेट, इसे दही कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये किण्वन का, एक फर्मेंटेशन का ही एक रूप है। फर्मेंटेशन क्रिया, किण्वन क्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी दूध से, और उसको आगे चल के जो है अगर हम कहें दूध खट्टा ना हो तो उसे हम लोग पाश्चुरीकरण भी करते हैं, ठीक है। पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर ने बताया दूध को काफ़ी समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाए, उस क्रिया को हम लोग पाश्चुरीकरण कहते हैं। ये प्रोसेस जो है वो किण्वन का ही एक रूप है। अगला ले लेते हैं, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ परमाणुओं का व्यवस्थापन। तो देखिए अगर कोई लिक्विड है उसमें एटम एटम के बीच की दूरी जो है वो मतलब एक तरीके से देखिए तीन पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, तीनों हम यहाँ पे बना रहे हैं, इनको समझिएगा। अगर कहें कि गैस है तो उसमें मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा। अगर कोई लिक्विड है, द्रव है, तो उसमें थोड़ी सी उस कंपैरिजन में कम। और अगर कोई ठोस है तो इसके बीच की दूरी जो है बहुत कम होती है, ये बहुत पास पास मॉलिक्यूल होते हैं, तभी इनमें मजबूती रहती है, या कहें कि इसमें हार्डनेस होती है, और ये ठोस की पहचान है। तो दूर दूर होते हैं, बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, कम बारीकी तो बहुत बारीकी से बहुत बंधे होते हैं। ये है वो सॉलिड की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग जो है ये प्रश्न का आंसर ये हो गया। अगला ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और इसका अपोजिट जो है वो रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेंगे तो रिडक्शन प्रोसेस, अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है निकाल देंगे तो ऑक्सीकरण। तो इसमें प्रोशन के और रिडक्शन को क्या कहते हैं, अवकरण कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको इस प्रश्न का आंसर ये हो गया। अगला ले लेते हैं, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं देता है। तो देखिए जल में जो अशुद्धि के रूप में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें हम भारी जल कह देते हैं, लेकिन अगर कहा जाए जो खारा जल है, जो समंदर का पानी है, उसमें आप नहाएंगे तो साबुन वगैरह जो लगाएंगे तो झाग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो खारे जल में जो है ये दिक्कत आती है। संक्रमित जल से इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो खारा जल जो होता है वो साबुन लगाने पर झाग बहुत कम जो है निकालता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, NH2, इसे हम लोग कहते हैं अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप की तुलना में अधिक COH समूह वाले अमीनो अम्लों को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए अमीनो अम्लों की इसकी तुलना में अगर ये ज़्यादा ग्रुप हो, देखिए एक प्रोटीन में क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। NH2 CH2 COOH ये एसिडिक ग्रुप है, ये हम लोग कहें कि अम्ल वर्ग है, ये अम्ल वर्ग है, और ये अमीनो वर्ग है, अमीनो वर्ग है। जब दोनों ये वर्ग मिलें और बीच में कार्बन का एटम हो तो उसे हम लोग कहते हैं अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल ये प्रोटीन की इकाई कहलाती है, प्रोटीन की इकाई क्या कहलाती है, अमीनो अम्ल कहलाती है, ठीक है। तो इसमें एक अमीनो ग्रुप भी होता है और एसिडिक ग्रुप भी होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। बीच में कार्बन का नंबर बढ़ घट जाता है, इसको हम लोग ग्लाइसिन अमीनो एसिड कह रहे हैं। इसमें एक कार्बन है, ऐसे बहुत ढेर सारे कार्बन हो सकते हैं। तो जो प्रोटीन की इकाई होती है उसे अमीनो अम्ल कहते हैं, उनमें दोनों वर्ग होना ज़रूरी है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, अमीनो ग्रुप की तुलना में अधिक COH समूह वाले अमीनो अम्लों को क्या कहा जाएगा। देखिए ये प्रश्न ऐसे बना रहा है कि अगर ये ज़्यादा हो जाए, ये कम हो, तो अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है तो ये अम्लीय कर देगा। तो ये क्या कर देगा, ये अमीनो एसिड को अम्लीय कर देगा, क्योंकि COH ज़्यादा लगे हुए हैं। तो अमीनो अम्लों को क्या कहा जाएगा, अम्लीय कहा जाएगा। अगर ये ज़्यादा हो जाता तो क्षारीय करता है, ये ज़्यादा हो गया तो अम्लीय करेगा, ठीक। इन दोनों को बैलेंस समान रहे तो उन्हें हम लोग उदासीन कह देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें रहती हैं। और प्रोटीन की इकाई को क्या कहते हैं, अमीनो एसिड। और प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, हमने पहले ही बोला, ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है और इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। घाव भरने में भी प्रोटीन बहुत मदद करती है, मसल्स बनाने में प्रोटीन बहुत मदद करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगला हम लोग ले लेते हैं,
सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण? तो देखिए बहुत आसान है, देखिए ये फैदोमीटर है। फैदम, एक फैदम जो है वो हम लोग कहें 6 फीट का होता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, ठीक है। बैरोमीटर से जो है वो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। पेरिस्कोप एक जो है यंत्र होता है जो हम लोग कहें इसमें समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप दोनों 45 एंगल पे लगा के इस तरीके से, तो सामने से कोई आ रहा तो उसका प्रतिबिंब हम नीचे बैठ के आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पेरिस्कोप वगैरह होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। एक सरल लोलक की, देखिए सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है 2 पाई √L/G। तो देखिए G कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। ये सरल लोलक की, ऐसे हम लोग कहें ये सिंपल पेंडुलम है, ये बॉब होता है उसका, और ये L है, ठीक है, ये L है। तो इसका जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ लेंथ पे होती है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। लोलक की लंबाई, लोलक बॉब के द्रव्यमान, ये नहीं हो सकता। लोलक के तंतु में तनाव, ये भी नहीं। लोलक की सामग्री का घनत्व, ये कुछ नहीं, बस यही सही है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये अगर हम लोग कहें कि भाई ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है, हमारे देश में 80 डेसिबल से अधिक की तीव्रता के पटाखों पे प्रतिबंध भी लगाया गया है, ठीक है। तो 80 डेसिबल को हम लोग कहते हैं कि भाई ये लिमिट है, इससे ऊपर की जितनी भी ध्वनि होगी उसे शोर कहा जाएगा। जो सामान्य बातचीत है वो 35 से 45 डेसिबल की होती, फुसफुसाहट 20 डेसिबल की होती है, और गुस्से में तेज चिल्लाना वो 80 डेसिबल हो जाता है। यहीं से हमारे शरीर को नुकसान भी होना शुरू हो जाता है, तो यही आगे चल के जो है इसको शोर की संज्ञा दी गई। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि की तीव्रता जो है वो मनुष्य पे दुष्प्रभाव डालती है, इसीलिए ये इसको शोर, इससे अधिक की ध्वनि की तीव्रता जब होगी तो उसे शोर कहा जाएगा, ठीक है। सामान्य बातचीत 35 से 45 डेसिबल होता है। तो ये हमारा आज का भाई सेशन था। तो आज हम लोगों ने जो है विज्ञान के कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों का जो है वो डिस्कशन किया, और उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपको ठीक लगा होगा, क्योंकि ये सब आपके परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और इन्हीं से थोड़ा थोड़ा सा वो चेंज करके फिर से क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन्हीं से रिलेटेड जो भी और प्रश्न हैं उनको भी अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई प्रश्न अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप सबके लिए ये श्रृंखला चल रही है, और उम्मीद करते हैं कि इनसे आप कुछ ना कुछ नया अनुभव या कहें कि कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे, और आपके लिए परीक्षा के लिए ये उपयोगी साबित होंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो आप सबसे बस इतना ही अंत में कहना चाहेंगे कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें लोगों तक। अगर कोई टॉपिक आप और डिस्कशन के लिए आपको डाउट्स हैं, ज़्यादा हैं, तो आप उसको मैसेज करेंगे तो हम वही टॉपिक का डिस्कशन कर देंगे, ठीक। बाकी हम लोग ऐसे ही कोई ना कोई टॉपिक पे बढ़िया से, जैसे पर्यावरण हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, इसको तो हम लोग ला ही रहे हैं, ठीक है। तो अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का कुछ एक थोड़ा सा रिवीजन हो सके, ठीक है। समय कम है और 20 तक ये श्रृंखला चलेगी, उसके बाद फिर हम लोग जो है कुछ और अच्छा करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग भी जो है आपके पेट के पे पूरा फोकस है, ठीक है। तो ये पेट जो है UP-SSC में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। 100 क्वेश्चन होंगे, आप सबको पता है, जितने अधिकतम मार्क्स आप ला सकें। और ये जो विज्ञान के प्रश्न हैं बहुत परेशान भी करने वाले हैं, जो भी आर्ट्स वाले हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल ये विषय रहता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इन वीडियोज़ को देखें और हमारे अपने चैनल के परिवार का हिस्सा बने, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।